हेलो फ्रेंड्स, जया क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। जया क्लासेस चैनल के माध्यम से आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स में आप आज सॉल्व करेंगे ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं या कहीं ना कहीं परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए हम अपने इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। लेकिन ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं परीक्षा में पूछे गए हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हैं सभी परीक्षाओं के लिए। और जैसे कि आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये लगभग मेरी समझ से करीब 20-25 बार ये परीक्षाओं में पूछा गया होगा या और ज्यादा ही बार पूछा गया होगा। तो चलिए हम देखते हैं इसमें जो भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। उनमें से हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पाई है एक क्या है? परिमेय संख्या है, अभाज्य संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या के लिए जरूरी है कि P अपॉन Q के फॉर्म में हो। किस फॉर्म में हो? P अपॉन Q के, मतलब अंश और हर के फॉर्म में हो। अगर 2 लिखा है तो यह भी एक परिमेय संख्या हो सकती है। क्यों? क्योंकि 2/1 होता है। 2 का मतलब 2/1, तो ये परिमेय संख्या। लेकिन पाई जो है ये क्या है? परिमेय संख्या नहीं है। जबकि पाई का अगर वैल्यू हम देखें 22/7 तो ये परिमेय संख्या है। तो पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर बी। बी जो है यहां नीचे दिया गया, इसलिए अब हमको बी ही बोलना पड़ रहा है तो बी ही ना। तो ऑप्शन नंबर सी ऊपर हो गया है, बी नीचे, इसलिए बी जो है अपरिमेय संख्या। ये आपका ऑप्शन सही है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? ये जो ऑप्शन 4 दिए गए इनमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन है जो क्या है 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या। तो देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी तो आप तुरंत ज्ञात कर लेंगे। क्या हो जाएगा? 4 बार 9 9 9 9। ये क्या हो गए? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ये आपको हमेशा माइंड में रहना चाहिए कि जब 4 अंक या 5 अंक या 6 अंक या जितने भी अंकों का अगर हमें मानना रहे बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ा से बड़ा अंक 9 ही होता है और इसी से बनी संख्या बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी। तो फिर देखेंगे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो 4 बार 9। अब देखें जरा 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं। अब क्वेश्चन जो हमारा था इसके अकॉर्डिंग वो ये है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, मतलब जिसका वर्गमूल निकाला जा सके या जिसका वर्गमूल निकल जाए। तो आपको बताइए ऐसी संख्या। अब जो 9 9 9 9 आपने 4 बार लिख दी, ये तो नहीं है, ये तो सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है। लेकिन अब हमें चाहिए पूर्ण वर्ग संख्या, वो भी 4 अंकों में। अगर हम इसमें एक भी अंक बढ़ाते हैं तो क्या हो जाता है? फिर ये 5 अंकों की हो जाएगी, तो भी ये संभव नहीं है। इसका मतलब कम होकर संख्या हमारी बनेगी। तो कम होकर अब कितना कम होगा ये आपको ज्ञात करना है। तो हम देखें 4 अंकों की अगर बड़ी से बड़ी संख्या है तो एक तरीका यह भी है इसका कि 2 अंकों की जो बड़ी से बड़ी संख्या होगी इसी का अगर वर्ग करें तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हमें प्राप्त हो सकती है। दूसरा तरीका क्या है? आप 9 9 9 9 इसका आप चाहे फैक्टर करें चाहे आप इसका वर्गमूल निकालें, और वर्गमूल निकालने में देख लेते हैं। चलिए आप वर्गमूल निकालेंगे तो इधर से आप क्या करेंगे? इसको जोड़ा बनाएंगे, पेयर बनाएंगे इस प्रकार से। अब देखेंगे 9 9 81 हो जाएगा और 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 आएगा, और फिर 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 आएगा। अब इधर देख लें जरा, जो हम अब लाएंगे ऊपर से, भाग में जिस प्रकार से ऊपर से नीचे ले आते हैं तो एक संख्या लाते हैं। यहां पेयर बना है और आप वर्गमूल पढ़ रहे हैं तो वर्ग मीन्स 2, तो यहां 2 को उतारना है जिनका पेयर बना है। अब आप क्या करेंगे? ये ऊपर वाला 9 इसमें यहां ऐड करके फिर ऐसे लिखेंगे, 18 हो जाएगा 18। अब जरा देखें कौन सी संख्या हम लिखें। तो 18 एकम 18 एक बार जाएगा, लेकिन 99 भी है अभी, तो एक बार नहीं, हम अंदाज लें 9 बार पहले देख लेते हैं। अगर 9 9 81 का 1
अधिकतम हम 9 बार ही दे सकते हैं भाग। तो 9 9 81 का 1 हासिल 8, 9 8 72, 72 और 8 80 का 0 और 8 बचेगा, 9 1 9 8 17। तो 9 बार ये हो गया। अब जरा देखिए कि इसके बाद इसमें क्या शेष बच रहा है। 9 में से 1 घटाएंगे तो 8, और 9 में से 0 घटाएंगे तो 9, और 8 में से 7 घटेगा तो 198। अब इसमें हम 9 अगर ऐड कर दें तो ये जो संख्या बन जाएगी 9 9 18, 8 1 9 और 1। अब देखिए इसमें अब और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हम एक बार भी ले जाएंगे तो फिर अधिक बार जाएगा और कोई संख्या हमारे पास है नहीं लाने के लिए। तो आप ये देखें कि ये 198 जो है इसमें क्या है, ज्यादा है। ये देखिए 4 अंकों की जो अधिकतम संख्या हो सकती थी वो 9999 हो सकती थी, लेकिन जो हमारा वर्ग निकला वो कहां तक निकला, यहां तक। और इसके बाद जो शेष बच रहा है वो कितना है, 198, यही ज्यादा है। तो 198 हम माइनस कर दें, 198 माइनस कर दें तो 9 में से 8 घटाएंगे 1, 9 में से 9 घटाएंगे 0, 9 में से 1 घटाने पर आएगा 8 और 9। इस प्रकार से हमें जो संख्या मिलेगी वो मिलेगी 9801, ऑप्शन नंबर बी। ये जो संख्या है ये पूर्ण वर्ग है, क्योंकि इतना ज्यादा था, इसमें जो शेष बचा था, ज्यादा ना होता तो शेष ना बचता, और शेष बचा है तो इसी शेष को हम इसमें से घटा दें तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सी संख्या थी जो पूर्ण वर्ग है। तो 9801 है, ये पूर्ण वर्ग है। तो आप देखेंगे आपको ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक संख्या 100 के आधे से छोटी है। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हमें काम करना है। एक संख्या 100 के आधे से छोटी है। 100 का आधा का मतलब 50, तो 50 से छोटी है। समझ रहे हैं, संख्या जो है वो क्या है, 50 से छोटी है। और 4 दहाई, 4 दहाई का मतलब इस प्रकार से 4 दहाई तथा 5 दहाई, 5 दहाई का मतलब इस प्रकार से के बीच में है। मतलब जो संख्या है वो 40 से 50 के बीच में है। पहले तो एक संख्या 100 का आधा से छोटी, 100 का आधा से छोटी, 100 का आधा कितना हुआ, 100 का आधा मीन्स 50, तो 50 से छोटी संख्या जो है हम मान लेते हैं संख्या x है, वो छोटी है 50 से। और क्या कह रहा है, 4 दहाई तथा 5 दहाई के बीच में है। इसका मतलब 40 और 50 के बीच में है। तो 40 इज लेस देन x, मतलब 40 जो है वो x से कम है। तो 40 से x अधिक है, इसका मतलब ये हुआ 40 लेस देन x, मतलब 40 जो है वो x से कम है, मतलब x से बड़ा है क्या, नहीं सॉरी, 40 जो है वो क्या है, x से कम है। इसका मतलब x की जो वैल्यू है वो 40 से अधिक है और 50 से कम है। x इज लेस देन 50, 50 से कम है। तो देखिए 40 और 50 के बीच में अब संख्या जो आएंगी वो क्या आएंगी, 41 42 43 44 45 46 47 48 49। लेकिन हमें आगे भी कंडीशन कुछ दी गई है। संख्या क्या है, इसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है। अब देखिए इसमें जो संख्या आएंगी 41 तो ज्यादा अंतर हो जाएगा 4 और 1 में, 42 में 4 और 2 में 2 का अंतर हो जाएगा। यहां दहाई और इकाई में 1 कम है, मतलब 1 का अंतर है। तो अब देखिए 43 एक संख्या ऐसी मिलेगी जिसमें क्या है, दोनों में 1 का अंतर है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसके इकाई का अंक मतलब 3, दहाई के अंक से 1 कम है। दहाई का अंक मतलब 4
ये है इकाई का अंक और ये है दहाई का अंक। दहाई के अंक से एक कम है, मतलब दहाई के अंक से एक कम है, दोनों का अंतर एक है। तो ये भी आप समझ गए। ये कंडीशन किसमें मिल रही है हमें? अगर 43 लेते हैं तो 43 में। यदि संख्या में अंकों का योग 7 है, तो देखिए अंकों का योग मीन्स 4 और 3 का योग अगर देखा जाए तो 4 और 3 का योग क्या है? 7 है। तो ये दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो अंकों का गुणनफल क्या होगा? जब ये फॉलो कर रहा है दोनों कंडीशन को और ऊपर जो दी गई है उस कंडीशन को भी, तो इसका मतलब यही जो है सही ऑप्शन है। लेकिन हमसे जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो पूछा गया है तो अंकों का गुणनफल, अंक मीन्स 4 और 3 मीन्स 43 है, संख्या क्या है? 43, और इसके अंकों का गुणनफल का मतलब 4 गुणा 3 12 होगा हमारा आंसर। देखिए और हमें क्या मिलता है? 43 के बाद 44, दोनों में अंतर नहीं है, और 45 में 4 और 5, लेकिन इकाई का अंक जो है क्या है? 5 है। 45 अगर लेते हैं, देखिए समझ लीजिए इसको भी, 45 अगर लेते हैं जिसमें इकाई का अंक क्या है? 5 है, जबकि यहां क्या है? इकाई का अंक दहाई से एक कम है। तो यहां तो जो है दहाई का अंक एक छोटा हो गया, उल्टा हो गया, तो ये नहीं हो सकता। इसलिए जो है क्या है? 43 ही राइट ऑप्शन है हमारे इस क्वेश्चन के लिए। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गुणनफल 43 मीन्स 4 और 3 अंक हैं, इनका गुणनफल 12 आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। समझ में आ रहा होगा? बहुत ज्यादा टफ नहीं होते हैं क्वेश्चन, लेकिन बस समझने की देर होती है। समझ में आ गया तो फिर कुछ नहीं है। हाँ चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में है एक खंबे का 1/3 भाग कीचड़ में, 2/5 भाग पानी में तथा 10 मीटर पानी के ऊपर। तो अगर हम फिगर बनाएं तो इस प्रकार से बना सकते हैं। ये जो है भाग जो है ये पानी में है, और पानी में कितना है? पानी में खंबे का 2/5 भाग है। 2/5 भाग जो है कहां है? पानी में 2/5 भाग इस प्रकार से पानी में है। और क्या है? 1/3 भाग कीचड़ में। तो ये जो है ये भी कीचड़ है, और कीचड़ में कितना है? खंबे का 1/3 भाग, और शेष भाग जो है वो क्या है? 10 मीटर है, जो कहां है? पानी के ऊपर है। पानी के ऊपर कितना है? 10 मीटर। तो जरा ये देखिए कि ये पूरी लंबाई अगर खंबे की हम देखें तो पूरी लंबाई जो खंबे की है वो ये पार्ट और ये पार्ट और ये पार्ट तीनों को जोड़कर ही तो होगा ना। समझ में आ रहा होगा? इसका मतलब अगर पूरे खंबे की लंबाई हमें पता हो तो हम सब आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन हमें तो खंबे की लंबाई ही निकालनी है। अब जरा देखिए कि हम कैसे इस खंबे की लंबाई निकालेंगे। तो हम देखें कि ये दो पार्ट जो हैं, जो हमें दिए गए हैं, जो कहां है? पानी में और कीचड़ में, और तीसरा पार्ट जो शेष बचा पार्ट है वो शेष बचा हुआ है, शेष बचा पार्ट 10 मीटर है। तो हम ये देखें कि पहले पानी और कीचड़ में जो पार्ट हैं उनका योग कर लें कि कितना भाग पानी और कीचड़ में है। चलिए पानी और कीचड़ दोनों का पार्ट अगर हम जोड़ें तो पानी और कीचड़ का पार्ट हो जाएगा 1/3 और 2/5। ये दोनों पार्ट अगर हम जोड़ते हैं तो हो जाएगा 5 एकम 5 धन 3 दूना 6 बटा 3 पंजे 15, मतलब 12/15। ये पार्ट जो है क्या है? कहां है? कीचड़ और पानी में। अब हमको ये इससे क्लियर हो गया कि कुल पार्ट जो है वो कितना है? 15 है। अब 11/15 में से 11 जो है बाहर, 15 में से 11 क्या है? अंदर है। तो बाहर कितना है? बाहर है 15 में से 11 है, तो कितने बचे? 4 बचे। 4/15 जो है शेष भाग अभी है। शेष भाग कितना है? 4/15, और शेष भाग हमें बताया गया है कितना? शेष भाग जो है वो है 10 मीटर। आप समझ गए होंगे कि शेष भाग जो है, देखिए कुल क्या है? 1 है। 4/15 में हमने ये समझ लिया कि कुल 15 मीटर है, मान लीजिए कुल 15 है, और 15 में से 11 जो है क्या है? पानी और कीचड़ में है। और उसमें से अब पानी और कीचड़ में जब 11 है तो कितना बचा 15 में से?
तो 4 बचा है, तो 4/15, चाहे आप इस तरह समझ लें, चाहे कुल 1 है और 1 में 11/15 को जब आप घटा 15 1 कम 15 ऋण 11 बराबर 4 आ जाएगा। तो इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं 4/15 पार्ट जो है, मतलब शेष बचा पार्ट खंभे का, वो किसके बराबर होगा, जो शेष 10 मीटर है, ये अभी बचा हुआ पार्ट है ना, तो ये 10 मीटर इसके बराबर होगा। अब देख लीजिए जरा, इसके बराबर है तो हम बस इसी को सॉल्व कर लें। खंभा हम मान लेते हैं x, आपको अगर मानने की जरूरत हो तो x का पार्ट जो है बचा हुआ है, और 10 मीटर, चाहे आप x माने, x जाएगी, आप क्या करें 15 से गुणा इस प्रकार से और से नीचे, मतलब 10 गुणा 15/4, तो हो जाएगा 2 दूना 4 और 2 पंजे 10, 15 पचे 75/2, 2 से इसको भाग देंगे तो आ जाएगा कितना, 2 तिया 6, 1 बचेगा और 2 सत्ते 14, फिर 1 बचेगा, दशमलव लगाएंगे 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10, इसका मतलब 37.5 मीटर जो है क्या है, खंभे की लंबाई 37.5 मीटर। अगर आप x मान लेते हैं खंभे की लंबाई, तो x की वैल्यू निकाल, नहीं मानते हैं तो भी आप डायरेक्ट इसको यहां गुणा करें, इसको यहां गुणा करें, इसको नीचे भाग दें, हो गया, आपका आंसर आ गया। तो ये तो मुंह लग जाएगा, इसमें पेन और कॉपी की कोई जरूरत ही नहीं है भाई। 1/3 प्लस 2/3, 5 से उधर गुणा किया, 5 1 5 और 3 से उधर, 3 दूना 6, 6 और 5 11/15 हो गया, और 11/15, 15 में से 11 घटाइए 4, 4/15 बचा, 4/15 10 के बराबर है, 4/15 बराबर 10, 15 से 10 में गुणा और 4 से भाग, आ जाएगा आपका आंसर 37.5। इसमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ये मैंने आपको सिर्फ समझा दिया कि कैलकुलेशन आप इस प्रकार से कर लेंगे। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, 37.5 मीटर। गए होंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, संख्या 12,345 में 3 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर ज्ञात कीजिए। अब जरा देखिए, इसमें 3 का स्थानीय मान, स्थान इसका क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो 3 का स्थानीय मान क्या हो गया 300, और इसका अंकित मान मतलब 3 अंक है तो अंकित मान 3 ही रहेगा ना, दोनों का अंतर मीन्स घटा दीजिए, 10 में से 3 घटाएंगे तो 7 आएगा, और ये 9 और ये 2, 297 आएगा, ऑप्शन नंबर बी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। यदि एक महाजन साधारण ब्याज 5% की दर से रुपया 1500 4 वर्ष के लिए ब्याज देता है, तो 4 वर्ष पश्चात उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा। तो आप ये ध्यान दीजिए कि 4 वर्ष बाद पहले उसे कितना लाभ, का मतलब ब्याज, पहले लाभ होने का मतलब है ब्याज उसको मिलेगा, तभी वही तो लाभ होगा, क्योंकि उसने तो इतना पैसा दिया है, ये तो उसका मूलधन हो गया, और लाभ उसे जो मिलेगा वो ब्याज के रूप में मिलेगा। तो ब्याज उसे कितना मिलेगा पहले आप निकाल लीजिए, और ब्याज के लिए फॉर्मूला बिल्कुल आसान है, क्या, PRT अपॉन 100। आप देखेंगे ये साधारण ब्याज के लिए है, सिंपल इंटरेस्ट, और साधारण ब्याज है तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देंगे, PRT, P की वैल्यू क्या है 1500। ये भी ओरल लगने वाला क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया है। और R मीन्स 5 और T मीन्स टाइम, 4 वर्ष अपॉन 100, 100 से 100 ये कैंसिल हो गया, और 15 चौको 60 और 6 पंजे 30, मतलब 300 रुपए का उसको लाभ होगा। लेकिन क्या पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत के लिए आप जानते हैं फॉर्मूला, ऊपर लाभ नीचे क्या, क्रय मूल्य। जिस वही वाला क्वेश्चन आपको बस ध्यान में आना चाहिए, मतलब जो क्या था पहले था, अब पहले क्या था ये आपको ध्यान देना है। पहले कितना था 1500 था, इसी पर तो ब्याज मिल रहा है ना, और गुणा 100, फॉर्मूला क्या, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। क्रय मीन्स क्रय मूल्य में शुरू वाला मूल्य, तो शुरू वाला मीन्स वही जो शुरू में जितना है,
तो 1500 है। अब इसी को आप सॉल्व कर लें, कुछ है ही नहीं है। आप क्या करें, 2 जीरो, ये देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो ऊपर वाले कट गए, 3 कम 3 और 3 पंजे 15, 5 से 20 को 5 दूना 2, 5 दूना 10 और ये 0। इसका मतलब आ गया 20%। ये ओरल लगने वाले क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो 20% जो है आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है 100 संतरे 400 में खरीदे गए तथा 60 रुपए 60 प्रति दर्जन की दर से बेच दिए गए। तो देखिए बेचने वाला जो काम किया गया वो दर्जन के हिसाब से किया गया और दर्जन के हिसाब से हमें रेट दिया गया है। तो आप खरीदने वाला भी दर्जन में कर लें तो ज्यादा काम सही हो जाए। तो आप ध्यान दें कि 100 संतरे 400 में खरीदे गए, तो एक संतरा कितने में खरीदा जाएगा, 4 रुपए में। एक संतरे की कीमत 4 रुपया। तो एक दर्जन मीन्स 12 संतरे की कीमत, या एक दर्जन संतरे की कीमत, तो 12 गुणा 4 मीन्स 12 चौक 48 रुपया। 48 रुपए में खरीदने की बात हो रही है। 48 में खरीदा गया एक दर्जन और 60 रुपए में एक दर्जन बेचा गया। तो देखिए ज्यादा का बेचा गया तो लाभ हुआ ना, और क्वेश्चन में कह भी रहा है प्रतिशत लाभ बताइए। तो लाभ कितना हो गया, लाभ निकाल लीजिए आप। लाभ बराबर 60 ऋण 48, तो 12 रुपया लाभ हो गया। लाभ आ गया 12 रुपया। अब ध्यान दें हमें निकालना क्या है, प्रतिशत लाभ निकालना है। तो लाभ प्रतिशत वही फॉर्मूला जो अभी आपने यूज किया, लाभ बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 48 गुणा 100, लाभ प्रतिशत निकल आएगा। आप 12 एकम 12, 12 चौक 48 और 4 से इसको भाग देंगे, 4 दूना 8, 4 पंजे 20, मतलब 25%। तो प्रतिशत लाभ होगा 25, ऑप्शन नंबर सी। देख रहे हैं बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं और बहुत आसान है। देखिए ज्यादा कुछ करना नहीं है, इसमें कॉपी और पेन की जरूरत नहीं है, बस आप समझते चलिए, देखते चलिए। आप देख लेंगे तो आपको रट जाएगा। और ध्यान देते रहें कि लाभ प्रतिशत का मतलब है लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। ये एक क्वेश्चन आप याद, ये आप जो है एक फॉर्मूला याद किए रहिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है एक कस्बे में 1000 निवासियों में से 60 पुरुष हैं। देखिए ये थोड़ा सा आपको लंबा दिखाई दे रहा है लेकिन बहुत आसानी से सॉल्व होगा। एक कस्बे में 1000 निवासियों में से 60% पुरुष हैं। अब 60% का मतलब 60% का मतलब 100 में 60, तो 1000 में 600। 600 लोग क्या हैं, पुरुष हैं। पुरुष बराबर 600। तो अब बताइए 1000 में से 600 घटा दीजिए तो स्त्रियों की संख्या निकल आएगी। तो स्त्रियां कितनी हो गई, 400 हो जाएंगी स्त्रियां। समझ में आ गया होगा, दोनों ये निकल आए। इसके बाद जिनमें से 20% साक्षर हैं, कौन, बात पुरुष की हो रही थी कि निवासियों में 60% पुरुष हैं, तो 60% पुरुष में 600 पुरुष हैं। जिनमें से 20% साक्षर हैं, मतलब पुरुष में ही 20% साक्षर हैं, तो 600 का 20% निकाल लें। और 20% जब निकालेंगे तो 20 का 120, ये साक्षर पुरुष हैं। क्या हैं ये हो गए साक्षर पुरुष। तो साक्षर पुरुष हो गए 120। आगे क्या कह रहा है, यदि कुल 25% निवासी साक्षर हों, निवासी की बात की जा रही है। निवासी मीन्स चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। कुल निवासी कितने हैं 1000 और 1000 के 25% साक्षर निवासी हैं। तो साक्षर निवासी बराबर 1000 का 25%। इस प्रकार से 250 निवासी क्या हैं, साक्षर हैं। अब 250 निवासी अगर साक्षर हैं
ये स्त्री और पुरुष दोनों मिलाकर हैं। तो कस्बे की कितनी स्त्रियां, सॉरी, कितनी प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं? तो प्रतिशत महिला तो बाद में निकालिए, पहले आप निकालिए कितनी महिलाएं साक्षर हैं। तो साक्षर महिलाएं कितनी हो जाएंगी? वही आप घटा दीजिए 250 में से साक्षर पुरुषों की संख्या को, तो आएगा 130। ये हो जाएंगी साक्षर महिला। क्या क्वेश्चन में क्या है? प्रतिशत महिलाएं साक्षर कितनी हैं? तो प्रतिशत महिलाएं आप निकाल लीजिए, प्रतिशत साक्षर महिलाएं, प्रतिशत साक्षर महिलाएं बराबर जितनी हैं, कितनी है महिलाएं? 130 है, बटा कितने में से? अब आपको यहीं पे थोड़ा सा इनको ध्यान देना है कि कितने में से। अब महिलाएं कितनी है? कुल 400 है, ये आपने लिखा है। तो महिलाएं कितने में से? 400 में से, गुणा 100। तो ये 2 जीरो, ये 2 जीरो और 4, इसको भाग दे दीजिए। 4 तियां 12 और 4 तियां 12, एक बचेगा 10, तो 4 दूना 8, फिर दशमलव लगाएंगे, 10 हो 4 दूना 8, 2 बचेगा 20 हो जाएगा, 4 पंजे 20, 32.5 प्रतिशत, 32.5 प्रतिशत। यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि पूछ रहा है क्वेश्चन में कितनी प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं। तो महिलाएं साक्षर थी 130 और प्रतिशत आपने निकाला तो 32.5 प्रतिशत, मीन्स ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के। समझ में आ रहा होगा? बहुत ज्यादा कैलकुलेशन देखिए नहीं करना, सिर्फ समझना है बस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि x बराबर 3 धन रूट 8, x इक्वल टू 3 प्लस रूट 8, तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब का मान बताना है। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा है कि दिमाग लगाने की बात है। यहां x की वैल्यू दी गई है, तो हमें तो इस जो क्वेश्चन में हमें जो पूछा जा रहा है वहां क्या है? x और x। देखिए ये है हमारा क्वेश्चन जिसमें x भी है और 1 अपॉन एक्स का भी फॉर्म है। तो हम क्या करें, पहले x की वैल्यू हमें दी गई है, इससे हम 1 अपॉन एक्स का फॉर्म बना लें। तो 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स की वैल्यू मीन्स 3 प्लस रूट 8। और इसको अब सॉल्व करने के लिए क्या करें, परिमेयीकरण करें। वो कैसे? 3 ऋण रूट 8 से ऊपर नीचे गुणा करके, 3 ऋण रूट 8 से परिमेयीकरण करेंगे। कैसे? जो साइन यहां बीच में रहेगा उसको उल्टे चिन्ह से। अब आप इस प्रकार से इसको गुणा करें, 3 ऋण रूट 8 से 1 में गुणा करेंगे तो आएगा 3 ऋण रूट 8 बटा ये a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मूले से इसको हम तोड़ेंगे। तो फॉर्मूला जो होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी, एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। तो यहां ये a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में है, तो इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? देखिए a स्क्वायर करें मीन्स 3 का स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा 9, डायरेक्ट लिख देते हैं हम, 9 हो गया। और रूट 8 बी के रूप में है, तो रूट 8 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा और आ जाएगा 3 ऋण रूट 8 बटा 9 में 8 घटाएंगे तो 1। इसका मतलब वैल्यू जो आई 1 अपॉन एक्स की, 1 अब नहीं लिखेंगे और 3 माइनस रूट 8 आ गई। तो आपने देखा x की वैल्यू 3 प्लस रूट 8 है और 1 अपॉन एक्स की वैल्यू जो निकल कर आई वो क्या हो गई? 3 माइनस रूट 8। अब इन दोनों की हमें जरूरत है, किसके लिए? इस वैल्यू ज्ञात करने के लिए।
क्या करें, दोनों को जो है जोड़ दें और जोड़कर देखें पहले क्या होगा। तो दोनों को जोड़ें अगर तो x प्लस 1/x इक्वल टू 3 प्लस रूट, ये तो हो गया x की वैल्यू, प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगा 3 माइनस रूट 8। तो माइनस रूट 8 से माइनस रूट प्लस रूट 8 कैंसिल हो गया, घट गया, और 3 और 3 हो जाएगा 6। तो x प्लस 1/x इक्वल टू 6 आ गया। अब देखें हम कि हमें ज्ञात क्या करना है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान। तो हम कर दें दोनों ओर घन, दोनों ओर घन करने पर, चलिए घन कर देते हैं। घन करते हैं तो हो जाता है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू x इंटू 1/x और x प्लस 1/x इक्वल टू 6 का घन करेंगे, 6 छंग 36 गुणा 6 मीन्स 216, 6 को 3 बार गुणा कर, दोनों ओर हम क्या कर रहे हैं, इसको दोनों हमने इसका घन कर दिया, इधर घन और इधर भी घन कर दिया, तो इतना आ गया। अब जरा देख लें, क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू ज्ञात करनी है और ये दोनों कैंसिल हो गए, कट गए, बचा x प्लस 1/x और x प्लस 1/x की वैल्यू अभी ही आपने निकाला 3 और 3 6, या आप यहां पर लिख लें इसको x प्लस 1/x इक्वल टू, चलिए x प्लस 1/x की जगह पर हम लिख सकते हैं 3 और यहां क्या है, कोई साइन नहीं है तो गुणा हो जाएगा, यहां गुणा है तो यहां गुणा लिख लेंगे और क्या लिख लेंगे x प्लस 1/x की वैल्यू 6, और इस प्रकार हम देखते हैं 3 गुणा 6 हो जाएगा ये 18, जो 216 है इसको हम लिख देते हैं ऐसे ही। आगे अगले स्टेप में अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। आगे आता है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, जिसका वैल्यू ज्ञात करना है उसको क्या करते हैं, इक्वल के एक तरफ कर लेते हैं, और 216 वहां पहले से है और इसको 6 गुणा 3 का मतलब 18 पास में है, दूसरी ओर पक्षांतर करके ले जाएंगे दाहिनी ओर तो क्या हो जाएगा ऋण 18, 18 इसमें से घटा दीजिए तो आएगा 198, 198। ये किसकी वैल्यू आई, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की, और हमको जो है यही ज्ञात करना था, x क्यूब प्लस 1/x का मान क्या होगा। तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान आया 198। आप अपना ऑप्शन चेक कर लें, ऑप्शन नंबर बी है इसके लिए राइट ऑप्शन 198। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, दो बेलनों के आयतन बराबर हैं। अब दो बेलन के आयतन है तो बेलन का आयतन का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच एक बेलन हो गया, इसके बराबर है दूसरा बेलन पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन दोनों एक ही जैसे दिखाई दे रहे हैं, इसलिए क्या करें R1 और H1 इसको R2 और H2 कर दें। अब ये दोनों अलग अलग हो गए, दो बेलनों के आयतन बराबर हैं तो इक्वल हमने कर दिया, और इनकी ऊंचाइयों का अनुपात 1:3 है। मतलब अगर पहले वाले का 1 है तो दूसरे वाले का कितना है, 3 है। समझ पा रहे होंगे आप, पहले वाले का आयतन कितना, पहले वाले का ऊंचाई कितना है 1 है, तो दूसरे वाले का क्या है 3 है।
तो हम क्या करें, पहले वाले की जगह पर 1 रख देंगे। अच्छा, ये पाई से तो पाई कैंसिल हो गया दोनों तरफ, और अब क्या बचा, R1 स्क्वायर, और इस R2 को यहां ले आए, R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, H2 अपॉन H1। H2 की वैल्यू क्या है, दूसरी ऊंचाई अनुपात में है 3 के, और अनुपात पहली ऊंचाई का है 1। तो ये समझ में आपको आ रहा होगा। अब ये है R1 और R2 के स्क्वायर की वैल्यू 3/1, लेकिन जब हम इसको स्क्वायर जब हटाएंगे तो इधर क्या लगाएंगे, आप रूट लगा देंगे। देखिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको हम इस प्रकार से लिख लेते हैं, R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3/1। तो R1 अपॉन R2 इक्वल टू 3/1। तो 1 का वर्गमूल तो 1 हो जाएगा, और 3 का नहीं निकल पाएगा, √3 हो जाएगा। तो क्या हुआ, √3 अपॉन 1 का मतलब है √3 अनुपात 1। देखिए, क्या आपके ऑप्शन में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, आपके ऑप्शन में √3 अनुपात 1 नहीं मिल रहा है। तो आप क्या करें, इसको जो है √3 से गुणा कर दें दोनों ओर, और अब देख लें, √3 गुणा √3 बराबर 3, ये क्या हो जाएगा, √3 बन जाए √3। तो 3 अनुपात √3 है कहीं, ऑप्शन नंबर डी में है 3 अनुपात √3, और यही हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो देखिए, मैंने आपको इसलिए इतना लिख कर बताया कि ये आपको समझ में आ जाए कि कैसे हुआ, नहीं तो ये सब कोई जरूरत नहीं थी। जब आपको सीधे यहीं पर हम 1 रखते, और यहां पर दूसरी ओर क्या रखते भाई, यहां पर हमने 1 रख दिया और दूसरी ओर 3 रख दिया। जब R1 बटा R2 हो जाएगा तो 3/1 हो जाएगा, स्क्वायर लगा है तो रूट में हो जाएगा √3/1, और √3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो वो 3 हो जाएगा, नीचे 1, 3 √3 हो जाएगा, और 3 और √3 का अनुपात हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ये ओरल आ जाएंगे, इनको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम सॉल्व करके देखें, या आपको कम समझ में आता है, या आपकी गणित कमजोर है, तो आप इस तरह से देख लें कि ये सॉल्व कैसे होता है। चूंकि यहां पर तो मान लीजिए ओरल हो जा रहा है, लेकिन कोई और इससे थोड़ा टफ हो तो आपको कम से कम सॉल्व करना तो आए। आप ये मत सोचिए कि मैथ में हम सब कुछ बिना पेन और कॉपी के ही कर लेंगे। कहा जाता है अधिकांश तरह से आप कर लेंगे, ये तो सही है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे। थोड़ा बहुत तो कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी ही, पेन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन कॉपी लेने की जरूरत नहीं है। बस आप डायरेक्ट ये वीडियो देखें और वीडियो से ही आपको समझ में आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।